मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अब तक गांधी जी के युग का प्रारंभ कर दिए थे। पहला हम लोगों ने देखा था कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। चंपारण के बाद में फिर होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद कब होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। किस बात को लेकर ये किए थे सत्याग्रह? प्लेग बोनस को लेकर के, प्लेग बोनस को लेकर के। और इसके बाद में फिर तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? ये किसान आंदोलन था। ये लगान किससे संबंधित? और चौथा फिर हम लोग क्या देखे थे? रॉलेट कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में जो है सेडिशन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। मतलब 1919 में एक्ट आया था। गठन तो 17 में किया गया था। रिपोर्ट इसकी आई थी 18 में और एक्ट बना था 19 में। ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक। हाँ, इसकी डेट याद होनी चाहिए। बाकी और तो डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये डेट याद होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें और थोड़ा सा समझ लो। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो अंग्रेज़ सरकार ने लीपापोती करने के लिए कमीशन का गठन किया था, जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। भाई बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इतना आसान थोड़े नहीं था पचा पाना। अंग्रेज़ों को भी बहुत दबाव था उनके ऊपर, तो उन्होंने एक कमीशन गठित किया था जिसका नाम था हंटर आयोग, जांच करने के लिए। 8 सदस्यीय कमीशन था, जिसमें 3 भारतीय थे, और भारतीय भी ऐसे शामिल थे जो अंग्रेज़ों के मतलब चाटुकार थे। भाई उनको तमाम उपाधियां मिलती थी, तो ऐसे चाटुकारी लोगों को ये जो है इसका सदस्य बनाया गया था, 3 भारतीयों का। तो इन्होंने ऐसे लीप पोत दिया, कहा कुछ नहीं, वो तो एक भूल थी जन डायर की जो है, जो गोली चलवा दिया, मामला आया गया, रफा दफा हो गया। और बल्कि इंग्लैंड जब जाता है डायर, तो उसको जो है बड़ा ही ज़्यादा मतलब म्यान की तलवार और जाने क्या क्या उसको जो है अंग्रेज़ लोग वहाँ पर इंग्लैंड में उसका बड़ा स्वागत करते हैं। तब उधम सिंह जो है बच्चा था उस समय, इस घटना को देखा था, जो बच गया था जिंदा, और उसने उठाया बंदूक और मार दिया था। वो डायर दूसरा मरा था जो जिसने मार्शल लगवाया था। 2 डायर थे, एक पंजाब का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था डायर जिसने मार्शल लगवाया था, और दूसरा डायर जिसने गोली चलवाई थी। तो मारना उस डायर को था उधम सिंह को, लेकिन वो गलती से दूसरा डायर मारा गया था। तो दोनों बदमाश थे। तो इस तरीके से बाद में फिर जो है कांग्रेस ने एक समिति जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित की थी। 9 सदस्यीय समिति थी, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। ठीक। तो यहाँ से प्रश्न कभी पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने किस कमीशन का गठन किया था? हंटर कमीशन का। कौन से आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का गठन किया था। और हंटर आयोग बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट नहीं दिया, उल्टा सीधा लीप पोत दिया कि ये एक भूल थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जो है कांग्रेस ने भी एक कमीशन गठित की थी, किसके अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में। और उन्होंने उसमें एक गांधी जी भी शामिल थे। 9 सदस्यीय कमेटी थी, और कौन साथ में शामिल था? गांधी जी भी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी कांग्रेस द्वारा, उसमें गांधी जी मेंबर थे कि नहीं? बिल्कुल थे। उसमें 9 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें गांधी जी मेंबर थे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये घटना हो जाती है। अब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन क्या है? देखो, दुनिया में इस समय प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में जो है उन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ वादा किया था भारतीयों को देने के लिए। जैसे गांधी जी तो उस समय भर्ती वाला सार्जेंट कहलाते थे ना, भर्ती कर रहे थे, बढ़ चढ़ करके भर्ती कर रहे थे कि जो है भारतीय सैनिक जो है भर्ती होंगे तो उससे हमको स्वराज जल्दी मिल जाएगा। और उन्होंने वादा भी किया था कि प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे हम, जीतते ही इंग्लैंड
जो है जो है पूरा पावर में आ जाएगा, हम लोग जीत जाएंगे तो, और इसके बाद में सत्ता तुम लोगों को सौंप देंगे। तो गांधी जी और सब लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है चलो हम जो उधर कर रहे हैं। और उधर चूँकि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी घटना थोड़ा सा देख लो। प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था, इसको मानचित्र से समझो तब थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो खिलाफत आंदोलन है वो प्रथम विश्व युद्ध से ही थोड़ा सा मिला हुआ है। यहाँ पर हम बनाते हैं नक्शा विश्व का। हाँ, ये कौन सा लैंड है बताओ, कौन सा जो है वो द्वीप है? ग्रीनलैंड है। अरे चौक सब टूट रहा है। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। भारत कहाँ है? ये अच्छा, जापान कहाँ है? ये रहा है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये रहा। यानी नक्शा सही बन गया है कुल मिला करके, जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह दिख रहा है। सही है कि नहीं? लग रहा है विश्व का नक्शा है, ठीक है। तो देखो जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें अभी एक चीज़ छूट गया है, इंग्लैंड नहीं बनाया हूँ, ये है आपका इंग्लैंड, ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध में दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, एक तरफ जैसे अमेरिका और जो है अपना ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन एक साइड में थे, बाकी इसके सहयोग के लिए रूस वगैरह थे, जापान वगैरह थे, ठीक है। और दूसरे साइड में थे जो है जर्मनी के लोग, ऑस्ट्रिया हंगरी, और ये तुर्की वाला, ये ऑटोमन साम्राज्य था। ये पूरा क्या था? ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य जो है जिस तरीके से मतलब और देशों में और धर्म के लोगों का जो है एक साम्राज्य हुआ करता था, तो मुस्लिम धर्म का जो साम्राज्य था वो मोस्टली क्या था? ऑटोमन साम्राज्य था। और ऑटोमन साम्राज्य में भी एक देश यहाँ पर था तुर्की, एक देश यहाँ पर था तुर्की। तो कुछ किताबों में तुर्की लिखा रहता है, कुछ में, वैसे ये था पूरा सब ऑटोमन साम्राज्य। तो तुर्की भी इस युद्ध में इंग्लैंड के खिलाफ था। ऑस्ट्रिया हंगरी और जो है जर्मनी और इटली, ये सब एक साइड में थे। यानी आप यूरोप का ये वाला हिस्सा देख सकते हो, पूर्वी यूरोप का ये वाला हिस्सा और एशिया का ये वाला हिस्सा एक गुट में था, और पश्चिमी यूरोप जिसमें आपका फ्रांस हो गया, ठीक, इंग्लैंड हो गए, ये सब एक गुट में था। और ये दोनों में आपस में घमासान युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। तो अब युद्ध चल रहा था, तो हमारे गांधी जी भी भारत आ चुके थे। तो गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस युद्ध में अपने सैनिकों को भेजने के लिए। तो उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और उसके बदले में गांधी जी को अंग्रेज सरकार क्या देती है? एक उपाधि देती है, किस नाम से? कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। तो लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता है तो सब अपेक्षा लगा कर बैठे होते हैं, इधर गांधी जी भी अपेक्षा लगा कर बैठे होते हैं और उधर वो, लेकिन मिलता क्या है हमको? जलियांवाला बाग, रौलट एक्ट मिलता है। 1918 में ख़त्म हो गया युद्ध, उसके बाद में हमको क्या मिला? तुरंत रौलट एक्ट मिला, एक कानून, काला कानून मिला, दी अनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, जिसको काला कानून कहा गया, वो मिला हमको। उस कानून में क्या था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील की गिरफ्तारी कर लेना, और गिरफ्तारी करके जो है जेल में डाल देना। तो ऐसी चीज़ मिली हमको, जबकि हमको गांधी जी हमारे क्या अपेक्षा किए हुए थे कि स्वराज मिलेगा, अंग्रेजों से स्वराज मिलेगा, लेकिन वो तो मिला नहीं, बल्कि हमको जो है दमनकारी नीतियाँ चलाई गई उस समय जो है। इसके अलावा दमन चक्र पूरा चलाया गया, जितने क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं सबको ख़त्म करने का प्रयास किया अंग्रेज सरकार ने, ठीक। और इधर जो मुस्लिम थे भारत के, ये लोग जो है चाह रहे थे कि जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही तुर्की को जो है वहाँ से ऑटोमन साम्राज्य को छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे। क्योंकि तुर्की में जो खलीफा होते थे उस समय, खलीफा होते जैसे हमारा, जैसे सिख धर्मों में जो है उसके धर्मगुरु होते थे, तो इस तरीके से मुस्लिम धर्म में जो है धार्मिक गुरु होते थे जो खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। तो एक तरीके से जो वहाँ का शासक होता था, राजा होता था, तो राजा तो जो है संचालन करता था अपना राजपाट का काम, राजनीतिक व्यवस्था देखता था, और जो खलीफा होता था वो पूरी दुनिया का खलीफा, जितने मुसलमान होते थे पूरी दुनिया में, उन मुसलमानों का धार्मिक गुरु क्या कहलाता था? खलीफा। जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे कौन कौन से धार्मिक गुरु होते हैं, अब तो बहुत, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे धार्मिक गुरु, क्योंकि संप्रदाय बहुत ज़्यादा हैं। जैसे शंकराचार्य एक पद है, ठीक है, शंकराचार्य जो हुए थे केरल में शंकराचार्य, तो फिर बाद में एक पदवी हो गई शंकराचार्य की, तो अभी भी शंकराचार्य की पद जो है दी जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जब युद्ध
अंग्रेज जीत गए तो उसके बाद में ऑटोमन साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांट दिए, कई टुकड़ों में बांट दिए। अमेरिका थोड़ा ले गया, पता चला कुछ जिला अमेरिका ले गया, कुछ इंग्लैंड ले गए, कुछ जो है कुछ ले गए, कुछ जो है आपका फ्रांस ले गया। तो पूरे ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित कर दिए, बांट दिए। और खलीफा को जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है उसके पद को ख़त्म करके और उसको जो है उसकी गरिमा को हानि पहुंचाई। यानी जब पद ही ख़त्म कर दोगे किसी इस्लाम धर्म के, किसी भी धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं, उसकी मान्यता ही ख़त्म कर दोगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो क्या होने लगे, नाराज होने लगे इस अंग्रेज़ों से इन्होंने युद्ध जीतने के बाद में, और खलीफा को जो है खलीफा की मान्यता को ख़त्म किया और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो फिर दिक्कत, अब जैसे हम यहाँ पर आपको क्लास ले रहे हैं, अब पता चले आगरा में जो है अलग अलग देशों का जो है शासन हो जाए, स्कूल में किसी देश का शासन है और जो है गांव में किसी देश का शासन है, तो कितनी दिक्कत होगी। तो ऐसे दिक्कत यहाँ पे इन लोगों के लिए हुई ना। तो इनके जो यहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स थे वो पूरी दुनिया में जाते हैं भाग भाग करके, कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, क्योंकि अब सब बंटवारा हो गया है पूरा हमारे जो है राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का। तो उसी में कुछ जो है लोग भारत भी आते हैं, कुछ लोग जो है भारत भी आते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि इस्लाम हमारा खतरे में है। तो यहाँ आकर के सबसे पहले मिलते हैं, सुन रखा था कि मुसलमान में एक बढ़िया नेता है जिसका नाम है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना के पास जाते हैं, जिन्ना से कहते हैं भैया तुम लोग जो है आंदोलन चलो कराओ, क्योंकि हम लोग खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए हैं, खिलाफत आंदोलन यानी खलीफा को बचाने का आंदोलन शुरू कर दिए हैं, तो तुम लोग भी शुरू करो। तो जिन्ना से मिलते हैं, जिन्ना कहता है कि अरे यार हम लोग तो खुद ही परेशान हैं, हम तो खुद ही गुलाम बैठे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई बताता है नहीं, इनके पास जाओ आप, जो है अली बंधुओं के पास जाओ। किसके पास जाओ? अली बंधुओं के पास। बंधु मतलब क्या होता है? भाई। तो अली बंधुओं के पास जाओ, जो मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, ये तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो फिर जो धार्मिक गुरु होते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत आए होते हैं, तो उनमें शौकत अली और जो है मोहम्मद अली से ये लोग मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना कि जो है खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, तो उसमें दे देगा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो कौन था? मोहम्मद अली, ठीक। मोहम्मद अली अलग है और मोहम्मद अली जिन्ना अगर पीछे लग गया तो वो अलग हो गया। तो खिलाफत आंदोलन जब इनसे मिलते हैं तो फिर कहते हैं ठीक है भाई, क्योंकि हमारे धर्म की बात है, हमारे धार्मिक गुरु की बात है, तो हम लोग भी भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। अब देखो खिलाफत का मतलब दो निकलता है। खिलाफत एक तो खलीफा से बना है। खिलाफत किससे बना है? खलीफा से, यानी खलीफा को बचाने की पदवी, खलीफा पद को बचाने की जो है उसके बचाने के लिए आंदोलन करना खिलाफत है। और खिलाफत मतलब खिलाफ में चले जाना, खिलाफ में चले जाना। खिलाफ मतलब विरोध में, विरोध किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में। तो अंग्रेजों के विरोध में हमको क्या शुरू करना है? आंदोलन शुरू करना है। तो खिलाफत आंदोलन, इससे दो बातें होती हैं, एक तो जो है खलीफा को बचाने का आंदोलन चलाया जाता है और दूसरा क्या? अंग्रेजों के विरोध में। तो इसीलिए इसको कहा गया खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। तो इसको शुरू करने वाले कौन थे? अली बंधु। कौन थे? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दोनों सगे भाई थे। इन दोनों ने शुरू किया। इन लोगों ने बम्बई में जो है बैठक की। एक जो है मार्च जो है महीना था मार्च का, मार्च के महीने में 1919 की घटना है। मार्च 1919 में जो है मुंबई में ये बैठक करते हैं और बैठक करके वहाँ पर जो है खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक। उसके बाद में सितंबर के महीने में जो है खिलाफत कमेटी, अब चूँकि एक जगह मुंबई में गठित हुई थी खिलाफत कमेटी, तो इसको अखिल भारतीय स्तर का देना था। तो बाद में सितंबर में इसको दिया जाता है अखिल भारतीय जो है खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय स्तर का इसको कर दिया गया। यानी पूरे भारत में अब इसका हम क्या करेंगे, जो है प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। तुम्हारे जो PDF में है 19 लिखा होगा, उसको थोड़ा सही कर लेना, मैं पढ़ रहा था तो फिर उसको 19 लिख दिया है उसमें। तो 19 नहीं है, वो कितना है? 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर 1919। तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में? खिलाफत दिवस के रूप में, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया 17 अक्टूबर 1919। मार्च में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, ठीक। और उसके बाद सितंबर में अखिल भारतीय खिलाफत जो है कमेटी बनाई गई। उसी को मतलब एक तरीके से ऑल इंडिया लेवल का बनाया गया, पूरे राष्ट्रीयकरण किया गया उसका। और उसके बाद में जो है खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, ठीक है।
और इसके अलावा एक सम्मेलन करते हैं, ठीक है, दिल्ली में एक सम्मेलन कर रहे होते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था। तो उसी सम्मेलन में जो है गांधी जी पहुँचते हैं। बिल्कुल इस समय गांधी जी नज़ाकत को समझते हैं, माहौल को समझते हैं, देखते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है हिंदू और मुसलमानों को एक साथ एक मंच पर लाने का। क्योंकि अभी 1916 में जो है हिंदू लखनऊ पैक्ट के तहत एक साथ हुए थे, लेकिन फिर भी मतलब एक खटास थी। तो उस खटास को ख़त्म करने के लिए गांधी जी को ये अच्छा अवसर दिखाई देता है। तो वो जाते हैं, जो है भाषण देने लगते हैं, अपना उस धोती पोती में पहुंच जाते हैं और सब वहाँ टोपी भी पहने बैठे रहते हैं मुस्लिम लोग। तो जा कर के वहाँ जो है कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा धर्म खतरे में है और अंग्रेज़ों ने देखो क्या क्या वादा किया था, ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया, और अब तुम्हारे साथ भी धोखेबाजी करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था, ये लोग जो है मुस्लिम लीग क्या था, उनके फेवर में काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों के फेवर में कर रहे थे, और अंग्रेज़ों ने उनको क्या दिया, खलीफा पद को ही ख़त्म किया, उनके धर्म को चोट पहुँचाई। तो गांधी जी की बात उन लोगों को मतलब अच्छी लगती है कि अरे तो बंदा जो लाख में एक बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। और गांधी जी जानते थे कि जो है किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई जाएगा और पूरी दुनिया में वो धर्म फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है इनको वापस फिर से ऑटोमन साम्राज्य को देना पड़ेगा, तुर्की को एकीकृत करना पड़ेगा और खलीफा की मान्यता देनी पड़ेगी। तो गांधी जी इस चीज़ को समझते थे। तो जब इनकी बातों से जो है लोग प्रभावित हुए, तो वहीं पर इनको क्या बना दिया जाता है, खिलाफत आंदोलन का जो है अध्यक्ष बना दिया। तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो प्रश्न ये आ सकता है कि खिलाफत कमेटी का या खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन था? गांधी जी थे। तो गांधी जी को बना दिया गया। तो गांधी जी ने मतलब इस तरीके से दिल्ली के अधिवेशन में किसका अधिवेशन हो रहा था? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हो रहा था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन हो रहा था। तो उस अधिवेशन में इनको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष बना देते हैं। अब यहाँ पर चूँकि देखो, हम इस समय मुस्लिम एकता की मिसाल और देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की कुछ मिसालें और, जैसे कि जब उस समय चल रहा था जलियांवाला बाग के समय रॉलेट एक्ट का कानून आया था, तो उस काफ़ी प्रतिक्रिया हो रही थी। तो उस समय भी कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है। जैसे एक स्वामी श्रद्धानंद थे, वो जो है आर्य समाजी थे। हमने आर्य समाज पढ़ाया है ना, किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो उसी से जुड़े हुए थे कौन? स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी वो पहले तो नास्तिक थे। उनको कुछ मतलब शुरुआत में घर में समाज में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई, तो उन्हें लगा कुछ नहीं है, धर्म में कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं, तो बहुत नास्तिक हो गए थे। फिर वो जब जो है उनसे मिलते हैं, क्या नाम है, विवेकानंद नहीं, आर्य समाज के संस्थापक जो है, क्या नाम था उनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। तो उनसे जब मुलाकात करते हैं तो उनकी बातों से प्रभावित होकर के फिर वो आर्य समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। और आर्य समाज को ज्वाइन करके फिर वो जो है काफ़ी काम करते हैं और धार्मिक हो जाते हैं, एक नेता हो जाते हैं, धार्मिक गुरु हो जाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किया बहुत, लेकिन वो जो है छुआछूत और इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। साथ में सबके साथ बैठना उठना, सबको एक साथ मिलाकर लेकर चलना। गांधी जी से थोड़ी बहुत कुछ उनसे मनमुटाव रहती थी, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, कांग्रेस में भी थे स्वामी श्रद्धानंद। तो एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है, अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग से कुछ दिन पहले की घटना है। तो श्रद्धानंद जी को जामा मस्जिद में मुस्लिम बुलाते हैं और जामा मस्जिद में वहाँ जाकर भाषण देते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली के जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद जी भाषण देते हैं और भाषण की शुरुआत भी वेद मंत्रों से करते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भाषण का शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने किस जामा मस्जिद में भाषण दिया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद में दिया था। ठीक है, और दिल्ली के जामा मस्जिद में दिया था और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भाषण दिया था। तो एक वहाँ पर मुसलमान लोग जो है उनको बुलाए थे, इस वजह से वो गए थे और उन्होंने भाषण भी दिया और लोगों ने, हज़ारों की भीड़ थी, लोगों ने उनको सुना। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और दिखाई देती है उसी दौरान, आपने सैफुद्दीन किचलू का नाम सुना है। ठीक है, हम पढ़ा रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो पंजाब के एरिया के थे, लीडर्स थे ये लोग भी। तो सैफुद्दीन किचलू जो कि एक मुस्लिम लीडर थे, तो इनको अमृतसर में जो एक मंदिर है, टेम्पल है, क्या नाम है, गोल्डन टेम्पल है ना अमृतसर में, तो गोल्डन टेम्पल की चाबी दे दी गई थी इनको, स्वर्ण मंदिर की चाबी दे दी गई थी सैफुद्दीन किचलू को कि जो है मंदिर में आइए जाइए।
तो कितनी मिसाल थी उस समय। देखो 1919-20 की कहानी है और आज हम कितने बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं। उस समय लोग मिलजुल करके कितना उससे रहते थे। तो गांधी जी ने इस चीज़ का नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने समझा, दूरदर्शी, बहुत दूरदर्शी आदमी थे। अगर वो इस मौके को सही टाइम पर नहीं देखे होते कि हम इस समय जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा है उसकी जो है प्रवेश कर जाए। खिलाफत आंदोलन तो मुसलमानों ने शुरू किया था, एक तो धार्मिक आंदोलन था एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन राजनीतिकरण कर दिया गांधी जी ने। गांधी जी जब पहुंचते हैं तो उन्होंने जो है राजनीतिकरण कर दिया, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी थे, आगे तक का देखते थे कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसी दौरान हम जो है अब अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और मुसलमानों का सहयोग लेकर के। तो इस तरीके से उन्होंने जो है अध्यक्षता की खिलाफत कमेटी का। नहीं तो उसमें जो है जिन्ना जैसे लीडर्स भी तो थे, तो वो लोग भी आ जाते। लेकिन इन लोगों ने, जिन्ना ने कहा भी था कि गांधी जी तुम जो है अपनी राजनीति अलग रखो, ये धार्मिक मामलों में राजनीति क्यों कर रहे हो। उसने विरोध किया था जिन्ना ने। लेकिन गांधी जी समझते थे इस चीज़ को कि ये धार्मिक मामला थोड़ी ही नहीं है, ये तो मतलब एक ऐसा पेचीदा जो है मुद्दा है जिसको अगर हम समझ नहीं पाएंगे, आपस में बटे रहेंगे, तो किस तरीके से जो है हम अंग्रेज़ों से लोहा ले सकते हैं, कैसे उनसे जो है पार पा सकते हैं। तो वो बहुत दूरदर्शी आदमी थे गांधी जी। तो फिर इस तरीके से जो है उन्होंने मतलब इसकी अध्यक्षता की और उसके बाद में जो है साथ में ही एक पुनः बैठक होती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है इसकी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक होती है और वहाँ पर फिर जो है असहयोग आंदोलन को भी करने का जो है निर्णय लिया जाता है कि अब साथ में खिलाफत के साथ साथ में हम लोग और कौन सा मूवमेंट करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। और खिलाफत आंदोलन का जो है अब इनकी मांगे क्या थी। मांगे तो सबसे पहले ये की थी कि जो हमारा ऑटोमन साम्राज्य है वो एज इट इज मिलना चाहिए हमको, जिस तरीके से पहले था, युद्ध से पहले एकीकृत था, वो मिलना चाहिए। खलीफा पद को बहाल किया जाना चाहिए। धार्मिक मामलों में अंग्रेज कोई हस्तक्षेप ना करें, हमारे धार्मिक मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने का कोई वो नहीं। लेकिन वो जीती हुई टीम थी भाई, इंग्लैंड जीता हुआ था, तो इनकी बात मानने वाले थे क्या इतनी आसानी से। अगर ये मान जाते तो खिलाफत मूवमेंट चलता और अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाते, ठीक। लेकिन अब चूंकि इसमें गांधी जी घुस गए थे तो अब दूसरा उद्देश्य सत्याग्रह भी हो गया था, दूसरा उद्देश्य सत्याग्रह भी हो गया था। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमको आंदोलन करना है, तो असहयोग आंदोलन भी यहाँ पर शुरू हो जाता है, इसके बाद में ही पैरेलल चलने लगता है। तो इसकी अगर टाइमिंग की बात करें हम लोग जो है खिलाफत आंदोलन की टाइमिंग की बात करें तो ये चलता है 1919 से लेकर के 1924 तक, लगभग 1919 से लेकर के 1924 तक, ठीक। खिलाफत आंदोलन इसका टाइमिंग ये रहता है 1919 से लेकर के 1924 तक चलता है, ठीक। तो इसी के समानांतर 1 अगस्त 1920 को एक नया आंदोलन साथ में चलता है जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त को ही जो है गांधी जी वो इनकी मृत्यु हो जाती है तिलक जी की। तिलक जी जो बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है, जिनको वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था, अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा था ना तिलक जी को, क्यों उन्होंने जो है लाठी क्लब, गौ हत्या के विरोध में जो है मीटिंग करते थे, गणपत उत्सव, ठीक है, शिवाजी महोत्सव, ये सब बहुत सारी चीज़ किए थे। तो वो एक कट्टर हिंदू के रूप में मुसलमानों के सामने उनका चेहरा रहता था। लेकिन जब वो मरे तो गांधी जी ने इनवाइट किया है इनको शौकत बंधुओं को कि आओ कंधा देते हैं। तो तिलक जी के जो है कंधा दिया था शौकत बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको ये दिखाई देता है कि हिंदू मुस्लिम उस समय यूनाइट हुए थे, एक हुए थे। तो ये इतिहास का ऐसा दौर आता है, कभी अलग हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। और अगर हमेशा एक ही रहे होते, हम धर्म और संप्रदाय और जातियों में नहीं बटे होते ना, तो अंग्रेज़ क्या कभी कोई विदेशी यहाँ आ ही नहीं पाते। सबसे बड़ा यही कारण था कि हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही विदेशी आते रहे। चाहे आप जो है मंगोलिया वाले हों, इधर से मंगोल से आने वाले मंगोलाइड हों, जो आकर के यहाँ बाबर आकर के जो है अपना स्थापित करके चला जाता है। चंगेज खां आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका यूनान से, ग्रीक से सिकंदर आ जाता है। हम सब यूनाइट नहीं थे भाई। हमारे यहाँ उस समय सिकंदर जब आया था तब यहाँ पर दरानंद का शासन होता था। वो धन दौलत में मस्त था, उसको सोना चांदी ही मस्ती दिखाई देती थी। और जब उसके जो है धार्मिक गुरु जो थे, क्या नाम है, वो विष्णुगुप्त चाणक्य जिसको कहते हैं, चाणक्य ने उनको समझाया भी कि तुम्हारे सीमा पर, पश्चिमोत्तर सीमा पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और तुम यहाँ पर जो है मदिरा मस्ती में मस्त हो, जो है रासलीला कर रहे हो। तो वो धक्के देकर निकलवा दिया था, तुम ये कहानी पता ना। तो इस तरीके से शुरुआत से ही हमारे देश में जो है दिक्कत सी रही है। या तो जाति धर्म में बटा रहा है देश,
तो इसलिए विदेशी आक्रांता आते गए और आज भी हम जो है कहीं ना कहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके जो है राजनेता जो है हमारा जो है शोषण करते हैं इसी चीज़ों का, क्योंकि हम आज भी जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, ठीक है। तो वो राजनेता आते हैं, अपने अपने जातियों के लिए गोपनीय तरीके से मीटिंग करते हैं, फिर ओपनली कहते हैं हम एक हैं, सब एक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम शुरू से बटे हुए हैं जातियों में, धर्मों में। यही कारण है कि हम आज जहाँ के हैं वहीं रह गए। नहीं तो चीन हमसे हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और चीन कहाँ कहाँ पहुँच गया और हम अभी तक वहीं रह गए हैं। हम तो जब से पढ़ रहे हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं, हम तो विकासशील देश हैं, आने वाले 10 साल में विकसित हो जाएंगे। अब आज तक हम पढ़े हुए, हमको जो है ग्रेजुएशन किए हुए 20-25 साल हो गए, तब से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो है विकासशील देश हैं, अगले 10 साल में विकसित हो जाएंगे। और 10 साल कभी आया ही नहीं, ना आने वाला है। देखो तुम लोगों के समय में क्या होता है, विकासशील से विकसित में जाते हैं कि विकासशील ही रहते हैं। क्योंकि जो है ये बड़ी खामियां हैं हमारे देश की राजनीति में, लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लोकतंत्र की खामियां भी बहुत हैं। एक तो पार्टियों का, दलों का, जो पार्टी हैं, इन पार्टियों की बहुत ज़्यादा भरमार है। दुनिया भर के 400-500 तो पंजीकृत पार्टियां हैं दुनिया भर की जो है। तो इन पार्टियों में के ज़्यादा होने की वजह से फिर मतलब एक कड़ाई से शासन सत्ता नहीं हो पाती है। फिर बैसाखी से लगी हुई सरकारें आ जाती हैं सपोर्टर वाली, तो वो भी फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सब कारण हैं कुल मिलाकर के। तो ये खिलाफत आंदोलन जो है चलता है, उसी के पैरेलल शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन। हम लोग असहयोग आंदोलन को, ये बहुत जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो असहयोग आंदोलन से हम लोग जो है शुरुआत करके और जो है चौरी चौरा के कांड तक 13 अप्रैल 1922 को ख़त्म ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है क्या, असहयोग आंदोलन को। तो वहाँ तक फिर कल देखेंगे। कल तो हमने छुट्टी कर रखी है, ठीक है, और टेस्ट लेंगे। टेस्ट के बाद जो है फिर अगला टेस्ट का मैं सूचना दे दूँगा, क्योंकि अगर बिजी नहीं हुआ, कहीं पेपर बन गया तभी तो टेस्ट लेंगे। लेकिन कल की छुट्टी कर रहा हूँ मैं।